प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में हम लोगों ने 4 पाठ, पहला पाठ स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा पाठ संधारित्र, तीसरा विद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र। इन पाठों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग भौतिक विज्ञान के द्वितीय खंड के बारे में अध्ययन करने शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ है इसका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो क्लास 10th में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन किए हुए हैं। बेसिक चीज़ें वहीं से स्टार्ट होंगी। क्लास 10th में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाशिकीयन एवं मानव नेत्र के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ प्रकाश के अन्य गुण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, इन घटनाओं के बारे में भी यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानें और समझें कि प्रकाश क्या होता है। तो जिस तरह से ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या उपयोग है इसका? प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। हम लोग जैसे ही रात्रि होती है तो अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब कि सूर्य का प्रकाश जब हमें नहीं मिलता तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। बिजली गुल हो गई, कमरे में, मकान में अंधेरा हो जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसका मतलब कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब देखने का कार्य मानव नेत्र करता है, सहायता प्रकाश करता है। किस तरह से हम किसी वस्तु को देखते हैं? तो सर्वप्रथम किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें किसी वस्तु की सतह पर आपतित होती हैं और सतह की प्रकृति के अनुसार वह वस्तु अपने सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित या अपवर्तित करता है। यदि वस्तु अपने सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों का परावर्तन करती है तो वे परावर्तित किरणें मानव नेत्र पर पहुंचती हैं। आइरिस और पुतली से होते हुए नेत्र लेंस पर अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित किरणें नेत्र के रेटिना पर फोकस होती हैं और रेटिना पर एक पीत बिंदु होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब मनुष्य को दिखाई देता है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें उस वस्तु की सतह से परावर्तित होकर के किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली किरणें उस वस्तु की सतह से परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों पर पहुंचती हैं और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के
रेटिना के पीत बिंदु पर फोकस होती हैं और वहां पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है और मस्तिष्क रेटिना के पीत बिंदु पर बने हुए प्रतिबिंब को देखता है, समझता है और पहचानता है। अतः प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग देखें कि प्रकाश ऊर्जा है, एक विकिरण के रूप में चलता है। आगे चलेंगे तो यह भी कहा जाएगा कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है और कहीं पर हम पाएंगे कि प्रकाश कणों के रूप में गमन करता है और इसी को कहा जाता है प्रकाश तरंगों की द्वैध प्रकृति। इसका मतलब कि आज तक यह निर्धारित नहीं हो पाया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है अथवा कणों के रूप में गमन करता है। तो कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग रूप के आधार पर की जाती है, जबकि कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर की जाती है। जैसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का अध्ययन करें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गमन करता है, जबकि हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। ध्रुवण की घटनाएं, व्यतिकरण की घटनाएं, विवर्तन की घटनाओं में भी हम तरंग रूप में मान करके चलते हैं। अब यह देखा जाए कि प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है, तो इस विकिरण के क्या गुणधर्म होते हैं। पहली चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में गमन करता है। दूसरी चीज, प्रकाश अपने स्रोत से गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता या सहयोग नहीं लेता, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि क्लास 9th में हम लोग ध्वनि वाले पाठ में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर हम पाएंगे कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश तरंगें की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तीसरी चीज, प्रकाश किरणें मुख्यतः एक सरल रेखा में गमन करती हैं, जबकि ध्वनि तरंगों के बारे में यह पाया जाता है कि ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलन बहुत अधिक होता है, अर्थात ध्वनि तरंगों का आयाम बहुत अधिक होता है और प्रकाश तरंगों का आयाम बहुत कम होता है। आयाम के कम होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगें एक सरल रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश में परावर्तन की घटना, अर्थात किसी चिकने तथा चमकदार तल से टकरा करके पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना पाई जाती है।
इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है, साथ ही प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है। अपवर्तन की घटना का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश तरंगें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अतः प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन यह चाल निर्वात या वायु के लिए है। जैसे जैसे माध्यम की सघनता बढ़ती जाती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंगों के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती जाती है। अगली चीज, प्रकाश में विवर्तन, अर्थात जब प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर के गुजरता है तो तीक्ष्ण किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर के गुजरता है तो उस छिद्र से आगे बढ़ने पर अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश किरणों में विवर्तन की घटना पाई जाती है। इसके अलावा प्रकाश किरणों में ध्रुवण अर्थात जब प्रकाश किरणें टूरमैलीन नामक क्रिस्टल से होकर के गुजरती हैं तो एक क्रिस्टल से गुजरने के पश्चात जब दूसरे क्रिस्टल से गुजरती हैं तो पर्दे पर यह प्रकाश हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि पहले क्रिस्टल को यहीं छोड़ दिया जाए, यह प्रकाश स्रोत है, इस दूसरे क्रिस्टल के अक्ष को बदल दिया जाए तो अब यह पाया जाता है कि दूसरे क्रिस्टल का अक्ष पहले क्रिस्टल के सापेक्ष लंबवत हो गया है। तो अब प्रकाश किरणें इस पर्दे पर प्राप्त नहीं हो पाती, अर्थात प्रकाश के कंपन अक्षों के बदलने के कारण इस क्रिस्टल से होकर के गुजर नहीं। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसके अलावा प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पाई जाती है, अर्थात जब समान आवृत्ति एवं तीव्रता के दो प्रकाश किरणें जो कि अत्यंत पास स्थित हों एक माध्यम में गुजरती हैं तो उनसे निकलने वाला प्रकाश एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम पाएंगे कि प्रकाश में परावर्तन की घटना, सरल रेखा में गमन करने की घटना, निर्वात में गमन करने की घटना, अपवर्तन की घटना के साथ साथ नई घटनाओं के रूप में ध्रुवण की घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, विवर्तन की घटना और व्यतिकरण की घटना भी पाई जाती है। अब जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हमारे मन में
प्रतिबिंब की बात आता है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो जब हम किसी दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को रखते हैं या स्वयं दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उस दर्पण में हमारी आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को हम उस दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके साथ ही साथ लेंसों से प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़े। तो सर्वप्रथम यह देखा जाए कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलती हैं और वह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं? तो यह एक समतल दर्पण ले लें, इसके सामने एक बिंदु वस्तु वो रख लें, ओ से एक तिरछी किरण लें। यह किरण आपतित किरण कहलाती है और यह किरण चूंकि एक तरफ चमकदार है और इधर आप पॉलिश की हुई है तो यहाँ दूसरी सतह पर यह प्रकाश निकल नहीं पाएगा, यहीं से परावर्तित हो जाएगा। तो यह आपतित किरण और यह आपकी परावर्तित। इसी बिंदु O से एक दूसरी प्रकाश किरण की बात कर लें। यह प्रकाश किरण भी इस दर्पण पर आपतित होती है और फिर परावर्तित होकर के इस तरह से आगे। इस चित्र में हम यह पाते हैं कि परावर्तित किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो यह कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फैलती जाती है। इसका मतलब कि वे आपस में नहीं, लेकिन यदि इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर हम बढ़ाते जाएं तो हम यह पाते हैं कि एक परावर्तित किरणें ऐसा प्रतीत होगा कि इस बिंदु O' से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पर क्या हुआ? वस्तु से चलने वाली किरणें समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिंदु O' से परावर्तित किरणें बिंदु O' से निकलती हुई प्रतीत होती। तो प्रतिबिंब की शर्त है कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हों अथवा किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यह जो परावर्तित किरणें हैं, ऐसा लग रहा है कि बिंदु O' से निकल रही हैं, अतः हम कह सकते हैं
कि इस वस्तु O का बिंदु O डैश पर प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही यदि हम एक अवतल दर्पण की बात कर लें, इस अवतल दर्पण के सामने फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रख दें, तो हम लोगों ने यह पाया था कि एक किरण इस तरह से जाएगी जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। एक और किरण ले लें, यह किरण, यह बिंदु वक्रता केंद्र है, तो एक किरण इस तरह से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस भी लौट। तो यह जो परावर्तित किरण थी और यह जो परावर्तित किरण थी, आगे बढ़ने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में यहाँ पर मिल जा रही हैं और यहाँ पर इस वस्तु का यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा इस वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इन दोनों चित्रों में परावर्तित किरणें बिंदु O डैश से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसमें परावर्तित किरण बिंदु B डैश से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इन दोनों ही O डैश पर भी और A डैश B डैश पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि हम इसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ध्रुव, फोकस या और यह वक्रता केंद्र, यदि वक्रता केंद्र पर हम वस्तु को रख दें तो एक किरण इस तरह से चलती है, यह फोकस से होकर के जाती है और दूसरी किरण को हम फोकस से जाते हुए ले लें तो यह परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, यह परावर्तित किरण और यह परावर्तित किरण इस बिंदु पर वास्तव में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं, जबकि इन चित्रों में परावर्तित किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ पर भी यह तो वस्तु हो गई और यह इसका प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो यह स्पष्ट हुआ कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बिंदु वस्तु से हमारे पूरे शरीर का चित्र कैसे बनता है? तो जिस तरह से हम अपनी शरीर को लाखों कोशिकाओं से बना हुआ मान सकते हैं, 506 हड्डियों से बना हुआ मान सकते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो चेहरा है, हमारे शरीर के जो बाह्य अंग हैं, असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बने हुए हैं और इन सभी बिंदुओं के प्रतिबिंब आपस में मिल करके हमारे समग्र शरीर या चेहरे के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। थैंक्स। शेष चर्चा कल। बहुत ज़्यादा मिनट